अगर मैं आपसे कहूं कि अपने किचन गार्डन को सर्दियों के लिए तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका सब कुछ साफ करना नहीं, बल्कि उसे फिर से बोना है, अजीब लगता है ना? लेकिन इसी में छिपा है अगले साल की स्वस्थ मिट्टी और बम्पर पैदावार का राज। आज हम बात करेंगे आपके किचन गार्डन की सफाई अभियान की, शरद ऋतु के हरी खाद वाले पौधों की मदद से। यह शुरुआती लोगों के लिए एक संपूर्ण गाइड है और मैं वादा करता हूं इस वीडियो के अंत तक आप खाली पड़ी शरद ऋतु की क्यारियों को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। कल्पना कीजिए कि शरद ऋतु में नंगी जमीन एक खुले घाव की तरह है। बारिश उसे धो देती है, हवा उसे उड़ा ले जाती है और सारे फायदेमंद सूक्ष्म जीव जम जाते हैं। हमारे पूर्वज यह सहज रूप से समझते थे। वे खेतों में पौधों के अवशेष छोड़ देते थे और आज हमने इसे एक असली विज्ञान में बदल दिया है। यहाँ मुख्य शब्द है हरी खाद या ग्रीन मैन्योर। ये वो पौधे हैं जिन्हें हम फसल लेने के लिए नहीं, बल्कि जमीन को फायदा पहुंचाने के लिए लगाते हैं। ये अस्थाई कर्मचारी है जो सारा कठिन काम संभालते हैं जब आपका किचन गार्डन आराम कर रहा होता है। तो आइए समझते हैं कि ये जादुई मददगार आखिर हैं क्या। हरी खाद ये सिर्फ घास नहीं है, बल्कि आपकी मिट्टी को बचाने वाली एक असली सेना है। आसान शब्दों में कहें तो ये वे पौधे हैं जिन्हें हम खाने के लिए नहीं, बल्कि खुद जमीन के फायदे के लिए उगाते हैं। इन्हें हरी खाद भी कहा जाता है और ये नाम ही इनकी अहमियत बताता है। जरा सोचिए, आप अपनी मौसम भर काम करके थकी हुई जमीन को किसी स्पा सैलून में भेज रहे हैं, तो हरी खाद ही वो खास सेहतमंद प्रक्रिया है। तो इनकी मुख्य सुपर पावर क्या है? आइए पोषण से शुरुआत करते हैं। ये पोषक तत्वों के लिए जीवित बैटरी की तरह काम करते हैं। अपनी छोटी सी जिंदगी में ये स्पंज की तरह मिट्टी से और यहां तक कि हवा से भी सारे जरूरी पोषक तत्व सोख लेते हैं, खासकर नाइट्रोजन, जो किसी भी पौधे के लिए मुख्य निर्माण सामग्री है। कुछ हरी खाद जैसे कि तिपतिया घास या मसूर एक कमाल का जादू कर सकती है। वे सीधे हवा से नाइट्रोजन पकड़कर उसे अपनी जड़ों में जमा कर लेती है। जब हरी खाद सूख जाती है या हम उसे काट देते हैं, तो ये सारी जमा की गई हरी सामग्री खेत में ही रह जाती है। यह धीरे धीरे विघटित होती है और मिट्टी में रहने वाले जीवों के लिए और यकीनन आपकी आने वाली फसल के लिए एक बेहतरीन जैविक भोजन में बदल जाती है। यह कोई रासायनिक खाद नहीं है जो तेजी से काम करती है और जल्दी धुल जाती है। ये एक प्राकृतिक लंबे समय तक चलने वाली पोषण है जो जमीन को सचमुच जीवित और उपजाऊ बनाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारी फावड़ा चलाने और कमर दर्द को भूल जाइए। हरी खाद प्राकृतिक रूप से मिट्टी को भुरभुरा बनाती है और किसी भी औजार से कहीं बेहतर। जरा कल्पना कीजिए, उनकी जड़ें जमीन के अंदर छोटे छोटे ड्रिल की तरह काम करती हैं, जो लगातार मिट्टी को कुरेदती रहती है। ये जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, यहां तक कि सबसे कठोर और दबी हुई मिट्टी में भी, जहां फावड़ा डालना भी मुश्किल होता है। अपना रास्ता बनाते हुए ये जड़ें लाखों सूक्ष्म नलिकाएं और छिद्र बनाती हैं। इन्हीं नलिकाओं से वसंत में आपकी सब्जियों की जड़ों तक हवा और पानी आसानी से पहुंचेगा। जब हरी खाद के पौधे सूख जाते हैं, तो उनकी जड़ें जमीन में ही सड़ जाती है और पीछे छोड़ जाती है एक बेहतरीन जल निकासी और वायु संचार प्रणाली। नतीजतन भारी चिकनी मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो जाती है और हल्की रेतीली मिट्टी इसके ठीक विपरीत अधिक संरचित होकर नमी को बेहतर ढंग से रोक पाती है। यही वो जीवंत संरचना है जिसे केंचुए और फायदेमंद सूक्ष्म जीव बहुत पसंद करते हैं। और ये सब कुछ बिना एक बार भी फावड़ा चलाए। लेकिन उन चीजों का क्या जो हर माली के लिए हमेशा से एक बड़ी सिरदर्दी बनी रहती है? जी हाँ, मैं खरपतवार की बात कर रहा हूं। तो हरी खाद फसलें इनसे निपटने में आपकी सबसे अच्छी सहयोगी है। ये बहुत तेजी से और घनी उगती है, जिससे जमीन पर एक घना हरा कालीन बन जाता है। यह जीवित कालीन जमीन की सतह को पूरी तरह ढक देता है और जिद्दी खरपतवारों को पनपने का जरा भी मौका नहीं देता। यह एक प्राकृतिक पलवार मल्च की तरह काम करता है, जो मिट्टी तक सूरज की रोशनी को पहुंचने से रोकता है और रोशनी के बिना
जमीन में छिपे ज्यादातर खरपतवार के बीज बस अंकुरित नहीं हो पाते, वे सुप्त अवस्था में ही पड़े रहते हैं। और अगर कुछ खरपतवार किसी तरह से अंकुरित हो भी जाते हैं, तो वे खुद को बहुत प्रतिकूल स्थिति में पाएंगे। मजबूत और घनी हरी खाद फसलें उन्हें तेजी से बढ़ने में पीछे छोड़ देंगी और सारी नमी तथा पोषक तत्व खुद सोख लेंगी। नतीजतन खरपतवार कमजोर और मुरझाए हुए उगते हैं, और वसंत में आपको घंटों तक झुककर या असुविधाजनक स्थिति में रहकर उन्हें क्यारियों से उखाड़ने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आपकी क्यारियां साफ सुथरी होंगी और मुख्य फसलों को लगाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगी। इससे भी बढ़कर इनमें से कुछ फसलें तो मिट्टी के लिए किसी डॉक्टर से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी प्राकृतिक दवाखाना जो सीधे आपकी क्यारी में ही पनप रहा हो। कई हरी खाद वाली फसलें, खासकर गोभी वर्गीय पौधे जैसे कि सरसों या तेलिया मूली, अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी में कुछ खास पदार्थ छोड़ती है जिन्हें फाइटोनसाइड्स कहा जाता है। ये दरअसल प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक होते हैं। ये पदार्थ जमीन में पूरे मौसम में जमा होने वाले विभिन्न फंगल रोगों और रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को प्रभावी ढंग से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, टमाटर में फाइटोफथोरा या आलू में पपड़ी रोग जैसी समस्याओं के जोखिम को हरी खाद वाली फसलें कम करने में मदद करती है। और तो और, ये कई कीटों के लिए भी दुश्मन साबित होते हैं। उसी सरसों के पौधों से निकलने वाले सुगंधित तेलों की तेज गंध वायरवर्म के लिए बिल्कुल असहनीय होती है, जो आलू का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह इन जगहों से ज्यादा आरामदायक ठिकाने की तलाश में चला जाता है। यही बात नेमाटोड पर भी लागू होती है। ये सूक्ष्म कृमि कई फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। सही हरी खाद वाली फसलें लगाकर आप अपनी जमीन का असल मायने में शुद्धिकरण करते हैं, जिससे वह आने वाली फसल के लिए ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित बन जाती है। ठीक है, आपने मना लिया, लेकिन बोना क्या है? आइए पतझड़ की बुवाई के प्रमुख पौधों से परिचित होते हैं। इन्हें मोटे तौर पर कई समूहों में बांटा जा सकता है और हर समूह की अपनी खासियत है। शुरुआत करते हैं पोषक तत्वों के चैंपियन दलहनीय फसलों से। इन्हें सही मायने में नाइट्रोजन फैक्ट्री कहा जा सकता है। इस समूह में मटर, विका, तिपतिया घास, क्लोवर और ल्यूपिन जैसे पौधे शामिल हैं। इनकी सबसे अनोखी खासियत है गांठदार जीवाणुओं, नोड्यूल बैक्टीरिया के साथ सहजीवन बनाने की क्षमता। ये छोटे मददगार दलहनी फसलों की जड़ों में रहते हैं और कमाल का काम करते हैं। हवा में भरपूर मात्रा में मौजूद नाइट्रोजन को लेकर उसे पौधों के लिए इस्तेमाल लायक रूप में बदल देते हैं, यानी वे सचमुच हवा से ही खाद बनाते हैं। जब आप इन दलहनी फसलों को काट लेते हैं, तो ये सारा जमा हुआ नाइट्रोजन मिट्टी में ही रह जाता है। ये उन क्यारियों के लिए एक आदर्श विकल्प है जहां आप अगले साल ऐसी फसलें उगाना चाहते हैं जिन्हें खूब नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जैसे कि गोभी, कद्दू या खीरा। वे इस शानदार प्राकृतिक खाद के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। अब बात करते हैं अनाज वाली फसलों की। ये मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाने वाले असली इंजीनियर हैं। इस श्रेणी में शरद ऋतु के लिए सबसे लोकप्रिय हरी खाद्य फसलें हैं जई और निश्चित रूप से सर्दियों में बोई जाने वाली राई, शीतकालीन राई। इनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी अविश्वसनीय रूप से मजबूत और घनी रेशेदार जड़ प्रणाली में है। राई की जड़ें तो 1.5 मीटर तक की गहराई तक जमीन में घुस सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए, लाखों महीन जड़ों का यह घना जाल मिट्टी में कैसे फैला होता है। ये जड़ें मिट्टी की सबसे कठोर और पानी से जमने वाली चिकनी मिट्टी को भी आसानी से भेद देती है। वे मिट्टी की संरचना को शानदार तरीके से सुधारती है, उसे भुरभुरी, हवादार और नमी सोखने वाली बनाती है। इतना ही नहीं, ये अनाज वाली फसलें खरपतवारों को बढ़ने नहीं देती और कुछ खास तरह के निमेटोड, सूत्रकृमि से भी मुकाबला कर सकती है। सर्दियों वाली राई तो ठंड को भी बखूबी झेल लेती है और बर्फ के नीचे भी अपना काम करती रहती है। यह उन जमीनों के लिए एक बेहतरीन चुनाव है जिन्हें आप लंबे समय के लिए पूरी तरह से बेहतर बनाना चाहते हैं।
ताकि उनकी मिट्टी की संरचना कई सालों तक मजबूत बनी रहे। पेश है हमारे खेत के सफाई कर्मी, क्रूसीफेरस यानी सरसों कुल के पौधे। ये आपके बगीचे के लिए तुरंत काम करने वाली एक खास टीम है। इस दल के सबसे जाने माने सिपाही हैं सफेद सरसों, तैलीय मूली और तोरिया। इनका सबसे बड़ा फायदा है इनकी बहुत तेज बढ़ोतरी। बुवाई के ठीक 1 महीने बाद ही ये घनी हरी पत्तियां बना लेते हैं। इसलिए अगर आपके पास पाला पड़ने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ये एकदम सही चुनाव है। लेकिन इनका मुख्य काम है मिट्टी को रोगाणु मुक्त करना। जैसा कि हमने बताया था, इनकी जड़ें फाइटोनसाइड्स छोड़ती हैं, जो हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया के विकास को दबाते हैं। ये मिट्टी को फाइटोफथोरा, फ्यूजेरियम और अन्य सड़ ढाने वाले रोगों के कीटाणुओं से प्रभावी ढंग से साफ करते हैं। और हाँ, कीड़े मकोड़े भी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तारकृमि और सूत्रकृमि उन क्यारियों से दूर रहते हैं जहां सरसों बोई गई हो। इसके अलावा तैलीय मूली की एक लंबी मूसला जड़ होती है जो मिट्टी की गहरी परतों को बहुत अच्छे से ढीला करती है। क्यारियों को स्वस्थ और तैयार करने का यह एक बेहतरीन और तुरंत असरदार तरीका है। फैसलिया एक ऐसा बहुमुखी पौधा है जिसे कई बागवान पसंद करते हैं। यह एक अनोखा पौधा है जिसका किसी भी मुख्य सब्जी की फसल से कोई रिश्ता नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके बाद आप टमाटर, खीरा, आलू, गोभी कुछ भी बो सकते हैं। आपको फसल चक्र या एक जैसी बीमारियों के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैसलिया अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ता है। देखते ही देखते ये घनी और सुंदर हरी भरी पत्तियां बना देता है। ये अपनी कोमल लेकिन असंख्य जड़ों से मिट्टी को अच्छी तरह ढीला करता है और उसकी संरचना में सुधार करता है। ये खरपतवारों को भी दबाता है, और तो और ऐसा भी माना जाता है कि यह मिट्टी की अम्लता को बदलकर उसे तटस्थ न्यूट्रल के करीब ला सकता है। इसके अलावा फैसलिया सबसे बेहतरीन मधु उत्पादक पौधों में से एक है। अगर आप इसे बोते हैं और इसमें अपने कोमल बैंगनी फूल खिलने का मौका मिल जाता है, तो आसपास की सभी मधुमक्खियां आपको धन्यवाद देंगी। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और कम देखभाल में भी उग जाने की क्षमता के कारण फैसलिया को अक्सर एक आदर्श हरी खाद कहा जाता है, खासकर नए बागवानों के लिए। अब सबसे अहम सवाल ये है, बुवाई कब करनी चाहिए? यहाँ सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा समय है मुख्य फसल काटने के ठीक बाद। जैसे ही आप आलू प्याज निकाल लें या खीरे की क्यारी खाली हो जाए, मिट्टी को एक दिन के लिए भी खाली न छोड़ दें। ज्यादातर इलाकों के लिए अगस्त के आखिर से लेकर सितंबर के आखिर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं दक्षिणी राज्यों में कभी-कभी अक्टूबर की शुरुआत तक भी बुवाई कर सकते हैं। मुख्य नियम यह है कि बुवाई से लेकर कड़ाके की ठंड पड़ने तक कम से कम 4 से 6 हफ्ते का समय मिलना चाहिए। इतने समय में हरी खाद ठीक से उग जाती है, पर्याप्त हरी पत्तियां जमा कर लेती है और उसकी जड़ें भी अच्छी तरह फैल जाती हैं। तभी वे अपना काम 100% कर पाते हैं। अगर बहुत देर से बुवाई की, तो अंकुर कमजोर होंगे और उनसे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और अगर बहुत जल्दी बुवाई की, जैसे कि अगस्त की शुरुआत में, तो कुछ पौधे फूल दे सकते हैं और बीज भी बना सकते हैं, जिससे वे खरपतवार बन जाएंगे। इसलिए मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखें और बुवाई में देरी न करें। यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्यारी तैयार करनी होगी। अच्छी खबर यह है कि गहरी खुदाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह सिर्फ मिट्टी की संरचना को खराब करेगी और फायदेमंद सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगी। आपको बस इतना करना है कि पिछली फसल के बड़े पौधों के अवशेष हटा दें और मिट्टी की ऊपरी परत को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई तक हल्का ढीला कर दें। इसके लिए सामान्य रेक या फोकन फ्लैट कटर एकदम सही रहेंगे। आपका काम सिर्फ एक हल्की ढीली बुवाई की सतह बनाना है, ताकि बीजों को मिट्टी से अच्छी पकड़ मिल सके और वे आसानी से अंकुरित हो पाए। गाजर बोने जितनी बिल्कुल समतल और चिकनी सतह बनाने की जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की असमानता भी काफी होगी। मुख्य बात यह है कि मिट्टी के बड़े ढेलों को हटा दें
और क्यारी की सतह को थोड़ा समतल कर ले। इसके बाद सबसे आनंददायक और तेज चरण आता है, बुवाई का। आपको पंक्तियों को नापने या एक एक बीज को सावधानी से रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुट्ठी भर बीज लें और उन्हें तैयार की गई क्यारी की सतह पर समान रूप से बिखेर दें। कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े सलाद में नमक डाल रहे हैं या किसी केक पर चीनी पाउडर छिड़क रहे हैं। क्यारी के साथ साथ चले और अपने हाथ को चौड़े, घुमावदार अंदाज में घुमाते हुए बीज डालें। कोशिश करें कि बीज मोटे तौर पर समान रूप से गिरे, ताकि कहीं ज्यादा खाली जगह न रह जाए और न ही कहीं बहुत ज्यादा बीज इकट्ठे हो जाए। बीज बोने की दर आमतौर पर पैकेट पर लिखी होती है, लेकिन व्यवहार में आप अंदाजे से भी काम कर सकते हैं। खाली जगह छोड़ने के बजाय थोड़ा ज्यादा घना बोना बेहतर है। घनी बुवाई खरपतवारों से सफलतापूर्वक निपटने की कुंजी है। ये मत सोचिए कि पौधों को जगह कम पड़ेगी। इस मामले में उनका काम एक घना हरा कालीन बनाना है, न कि बहुत बड़े आकार तक पहुंचना। बीज बिखेरने के बाद उन्हें बस ऐसे ही मिट्टी की सतह पर नहीं छोड़ देना चाहिए। उन्हें हल्का सा मिट्टी से ढकना जरूरी है। यह उन्हें पहला तो उन भूखे पक्षियों से बचाएगा जो इन्हें तुरंत चट कर जाएंगे, और दूसरा, कड़ी धूप और हवा से सूखने से भी इनकी सुरक्षा करेगा। और एक बार फिर रेक हमारे काम आएगा। आपको बस क्यारी की पूरी सतह पर हल्के हाथों से रेक चलाना है, जैसे मिट्टी को हल्का सा समतल कर रहे हो। मिट्टी का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि मिट्टी की ऊपरी परत को हल्का सा मिला दे, ताकि ज्यादातर बीज मिट्टी की एक पतली परत से लगभग 1-2 सेंटीमीटर की गहराई तक ढंक जाए। कुछ माली इसके लिए रेक की उल्टी तरफ का इस्तेमाल करते हैं। नम मिट्टी के साथ यह हल्का संपर्क ही बीजों के बेहतर अंकुरण के लिए काफी होगा। एक सामान्य क्यारी में बीज बोने का यह पूरा काम आपको 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और अब आखिरी और जरूरी कदम है पानी देना। यदि हाल ही में हुई बारिश के कारण मिट्टी में पर्याप्त नमी है, तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर शरद ऋतु सूखी और गर्म है, तो पानी देना बेहद जरूरी है। यह बीजों को जल्दी अंकुरित होने और बढ़ने में मदद करेगा। पानी देने के लिए फुहार वाली टोटी, नोजल वाली लेका या पाइप का इस्तेमाल करें, ताकि पानी की तेज धार मिट्टी को न बहाए और बीज अपनी जगह से न हटे। पूरी बोई हुई क्यारी को धीरे धीरे और समान रूप से पानी दें। दलदल बनाने की जरूरत नहीं है, बस मिट्टी की ऊपरी परत को कुछ सेंटीमीटर गहराई तक अच्छी तरह से नम करना काफी है। नमी का यह प्रारंभिक स्तर अंकुरण के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा करेगा और आपके हरे भरे पौधों को तेजी से विकास शुरू करने में मदद करेगा। इसके बाद आमतौर पर उनकी सामान्य वृद्धि के लिए पतझड़ की बारिश ही काफी होती है। बस आपका मुख्य काम हो गया। अब आप आराम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपकी बगिया हरे भरे कालीन से ढक जाती है। और देखते ही देखते हरी खाद के ये पौधे जमीन पर उगाते हैं और उसे एक हरी चादर से ढक लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद ये पौधे अच्छी तरह बढ़ जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि इनके साथ आगे क्या करना है, खासकर जब पहली पाला पड़ने वाली हो। और यही पतझड़ में बोवाई का सबसे बड़ा फायदा है। आपको लगभग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें ऐसे ही सर्दियों के लिए छोड़ दे। न उन्हें काटना है, न जमीन में दबाना है और न ही हटाना है। प्रकृति को अपना काम करने दें। जैसे ही पहली तेज पाला पड़ेगी, वह इन कोमल हरे पौधों को अपनी चपेट में ले लेगी और वे जमीन पर बिछ जाएंगे। फिर गिरी हुई बर्फ इस हरी खाद की परत को जमीन पर एक गर्म चादर की तरह दबा देगी। पूरी सर्दी भर यह परत एक साथ कई बेहद जरूरी काम निभाएगी। पहला, यह मिट्टी को ज्यादा जमने से बचाएगी, जिससे मिट्टी में मौजूद फायदेमंद सूक्ष्म जीवों और केंचुओं का जीवन बना रहेगा। दूसरा, यह मिट्टी के कटाव को रोकेगी। पिघली हुई बर्फ का पानी मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाएगा और न ही तेज सर्द हवाएं मिट्टी को उड़ा पाएंगी। दरअसल आप एक आदर्श जीवित मल्च तैयार कर रहे हैं, जो वसंत तक आपके लिए काम करती रहेगी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जो नए बागवानों को परेशान करता है और जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है।
क्या वसंत ऋतु में हरी खाद सीड्रेट्स को मिट्टी में खोदना चाहिए? और यहां हम एक बहुत बड़े और हानिकारक मिथक को तोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यारियों की गहरी खुदाई, जिसमें मिट्टी को पलटा जाता है, यह सबसे बुरा काम है जो आप कर सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, पूरी शरद ऋतु और सर्दियों में हरी खाद की जड़ें आपके लिए एक आदर्श, छिद्रपूर्ण और चैनलों से भरी संरचना बना रही थीं। और आप फावड़ा लेकर आएंगे और एक झटके में यह सब नष्ट कर देंगे, जीवित मिट्टी को फिर से एक कठोर, बेजान ढेले में बदल देंगे। इसके अलावा खुदाई करते समय आप सभी उपयोगी जैविक पदार्थ को बहुत गहराई में दबा देंगे, वहां जहां ऑक्सीजन नहीं होती। वहां वह ठीक से सड़ेगा नहीं, बल्कि बस खट्टा होने लगेगा। हरी खाद की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। याद रखें, इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य फावड़े का उपयोग बंद करना है और प्रकृति द्वारा बनाई गई मिट्टी की संरचना को बनाए रखना है। तो सही तरीका क्या है? यह तो बहुत आसान और सरल है। बसंत ऋतु में मुख्य फसल बोने से लगभग 2-3 हफ्ते पहले आपको बस इतनी बड़ी हो चुकी हरी खाद सिडरट्स की पत्तियां काटनी होंगी। इसके लिए फोकिन का फ्लैट कटर या खुरपा एकदम सही रहेगा। आपको बस जमीन की सतह के बिल्कुल पास से हल्के हाथों से तनों को काटना है। अगर खेत बड़ा है तो आप लेसर वाला ट्रिमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि सारी कटी हुई हरी खाद की पत्तियों को सीधे खेत की क्यारी पर ही छोड़ देना है। इसे भूलकर भी कंपोस्ट के ढेर में न डालें। आपको बस इसे जमीन की सतह पर एक बराबर परत में फैला देना है। यही आपकी तैयार बसंत ऋतु की मल्च है। इस प्रक्रिया में जड़ें जमीन में ही रहती हैं, जहां वे धीरे धीरे सड़कर मिट्टी को पोषक तत्व देती रहेंगी और उसकी भुरभुरी बनावट को बनाए रखेंगी। यह तरीका न सिर्फ हरी खाद के सारे फायदे बरकरार रखता है, बल्कि आपकी मेहनत और समय भी बचाता है। आपकी क्यारी में छोड़ी गई यह हरी खाद एक अनमोल पलवार मल्च बन जाती है। यह तुरंत कई महत्वपूर्ण कार्य करना शुरू कर देती है। सबसे पहले यह मिट्टी की ऊपरी परत को बसंत की तेज धूप और हवा से सूखने से बचाती है, जिससे बहुमूल्य नमी बनी रहती है। आपको अपनी रोपाई को बहुत कम पानी देना पड़ेगा। दूसरे, जैविक पदार्थों की यह परत उन खरपतवारों को उगने नहीं देती जो बसंत में बढ़ने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, नमी, गर्मी और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की क्रिया से यह पलवार धीरे धीरे सड़ने लगती है। इस प्रक्रिया को स्थान पर ही खाद बनना कहते हैं। धीरे धीरे पूरे मौसम भर यह मिट्टी को वे सभी पोषक तत्व देती रहेगी जो इस हरी खाद ने अपने जीवन काल में संचित किए थे। केंचुए खुशी खुशी इस हरी खाद के टुकड़ों को मिट्टी की गहरी परतों में ले जाएंगे, जिससे मिट्टी और भी ढीली और उपजाऊ बनेगी। ये एक लंबे समय तक चलने वाली, पूरी तरह से प्राकृतिक खाद है, जो आपके पौधों को पूरी गर्मी भर पोषण देती रहेगी। और एक बात हमेशा याद रखें, जब आप हरी खाद का उपयोग करते हैं, तो एक बड़ी गलती है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। उन्हें कभी भी फूलने और बीज बनाने न दें। खासकर जल्दी बोई गई तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियां, जैसे कि सरसों या फासेलिया के साथ यह बात और भी महत्वपूर्ण है। जैसे ही पौधा बीज बनाना शुरू करता है, वह मिट्टी और अपने हरे भरे हिस्से से अधिकतम पोषक तत्व उन बीजों के पकने के लिए खींच लेता है। नतीजतन मिट्टी को मिलने वाला पोषण बहुत कम हो जाता है। लेकिन सबसे बुरा यह है कि जब ये बीज पककर बिखर जाते हैं, तो अगले साल आपकी ये हरी खाद, जो आपके वफादार सहायक थे, जिद्दी और मुश्किल से निकलने वाले खरपतवारों में बदल जाएंगे। वे आपकी सब्जियों के साथ रोशनी, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसलिए पौधों पर ध्यान से नजर रखें। जैसे ही आप देखें कि वे कलियां बनाने लगे हैं, तो समझ लें कि कार्रवाई का समय आ गया है। उन्हें तुरंत काट देना चाहिए या उनकी कटाई कर देनी चाहिए, फूल आने का इंतजार किए बिना। इस महत्वपूर्ण समय को चूकना नहीं चाहिए। संक्षेप में कहें तो पतझड़ में हरी खाद उगाना कोई अतिरिक्त काम नहीं, बल्कि आपके बगीचे के भविष्य में एक समझदार निवेश है। यह जैविक खेती के सबसे आसान और प्रभावी तरीकों में से एक है। आप पतझड़ में मुश्किल से कुछ घंटे बिताते हैं
और आने वाले मौसम में आपको इसका जबरदस्त लाभ मिलता है। आपकी मिट्टी अधिक स्वस्थ, भुरभुरी और उपजाऊ बन जाती है। आप खरपतवारों की संख्या में काफी हद तक कमी करते हैं। आपको सिंचाई और गुड़ाई पर कम समय खर्च करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसी भरपूर और पर्यावरण के अनुकूल फसल मिलती है जो जीवित और थकी हुई नहीं, बल्कि स्वस्थ मिट्टी पर उगाई गई हो। ये ऐसा मामला है जब आप प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं, उसकी मदद करते हैं और बदले में वह आपको उदारतापूर्वक धन्यवाद देती है। एक बार आजाम आने के बाद आप पतझड़ में खाली पड़ी क्यारियों की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो आखिर वो सबसे बड़ा रहस्य या यूं कहें कि असली ट्विस्ट क्या है? यह है कि हरी खाद का इस्तेमाल करके आप प्रकृति से लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ मिट्टी को खाद नहीं दे रहे होते, बल्कि उसकी प्राकृतिक रूप से खुद को फिर से स्वस्थ करने की प्रक्रिया को गति दे रहे होते हैं। सबसे कमाल का अनुभव वसंत में होता है, जब आप अपने खेत में आते हैं और देखते हैं कि सर्दियों भर मल्च के नीचे की जमीन कितनी जिंदा, भुरभुरी और केंचुओं से भरी हुई है। आपको घंटों फावड़ा लेकर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती। रासायनिक खाद डालने की भी जरूरत नहीं होती। आपने सारा जरूरी काम तो पतझड़ में ही कर लिया था, बस मुट्ठी भर बीज डालकर। आपने प्रकृति को अपना काम खुद करने दिया। यही तो है स्मार्ट बागवानी का असली जादू। कम मेहनत में ज्यादा पैदावार पाना। तो संक्षेप में समझते हैं, पतझड़ में लगाई गई हरी खाद आपका अपना कृषि विशेषज्ञ है, जो पूरी सर्दी आपके लिए काम करता है। वे मिट्टी को पोषण देंगे, उसकी संरचना सुधारेंगे और उसे खरपतवारों व बीमारियों से भी बचाएंगे। यह एक सरल, सस्ता और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है, जिससे आपका बगीचा सही मायनों में स्वस्थ और हरा भरा बनेगा। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको इसमें कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बागवानी के आसान तरीकों और नए रहस्यों को कभी न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, आपने पतझड़ में कौन कौन सी हरी खाद बोई है? या फिर क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद पहली बार ऐसा करने की सोच रहे हैं? अपने अनुभव या अपनी योजनाएं कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आइए उन पर बात करते हैं।